वेलकम टू गोलायस। अब सीटी की में हम बात करेंगे आज 11th लेक्चर की, जिसमें हम नागरिकता की बात करेंगे। और आप जानते ही हैं, अगर आपको ग्रुप सी ग्रुप टी की पोस्ट चाहिए तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, राइट। और हम जानते ही हैं कि पैटर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सिविल्स में पूछे गए थे, तो स्टैंडर्ड काफ़ी है, राइट। तो आप जानते ही हैं कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज 11th लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं नागरिकता की। अब देखिए, आप जानते हैं हमने जो पार्ट 1 है जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की, जहां पर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दर्शाए गए हैं, उस पर हमने अच्छी चर्चा करी है। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जो बात करता है नागरिकता की। और यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 5 till 11। तो आप समझ पा रहे होंगे, कम से कम 6 आर्टिकल डिफाइन करते हैं इस भाग को। और आगे हमें यह भी दिखाई देगा कि फर्दर के लिए ये शक्ति दी गई है संसद को, कि संसद समय के अनुसार नागरिकता के जो नियम हैं उनमें चेंजेस कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं एक अपने अनुभव से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसके कुछ नियम ऐसे हैं जो अभी उतने हमारे काम नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि सिटीजनशिप को बहुत डेप्थ पढ़ के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नियम ऐसे आपको दिखेंगे, जैसे आर्टिकल 6 में हो गया, आर्टिकल 7 में हो गया, आर्टिकल 8 में हो गया। वो तब के नियम हैं जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान बन रहा था, तो वो ज़्यादा कंसर्न उसके लिए है। तो उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। पर जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का है, उसको हम ज़्यादा पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमारा रियल सिनेरियो में काम आता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पढ़ना है, मैंने अभी बताया था आपको, हम नागरिकता की बात करेंगे। और पार्ट 2 जो है आपका आर्टिकल 5 से 11 तक डील करता है, राइट, जो बात करता है नागरिकता की। और हम यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे कि कौन भारत का नागरिक होगा, राइट। और जो डेट है वो है जब संविधान आपको लागू हुआ था। एडॉप्शन डेट है संविधान की 26 नवंबर 1949। उसके 2 माह पश्चात, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था। तो नागरिकता का आधार ये बनेगा, इस डेट को बार बार कंसिडर किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 को, राइट। अब देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि जो सिटीजनशिप होगी, कब? कमेंसमेंट ऑफ फॉर पर्सन विद इंडियन डोमिसाइल वर, यानी कि सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट का मतलब हो गया आपका जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख रखी जाएगी और बताया जाएगा कि भारत का नागरिक कौन होगा। कौन होगा? अब बॉर्न इन इंडिया, जो भारत में पैदा हुआ है। हैड अ पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, उसके माँ बाप जो भारत में पैदा हुए हैं। और वर रेजिडेंट फॉर 5 ईयर्स बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी कि 1945 से रह रहा है भारत में, और 26 जनवरी 1950 को भी भारत में ही है। तो ये व्यक्ति जो होंगे, इनको कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, इनको कहीं अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, राइट। इसलिए मैंने बोला था आज के समय में तो इसका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें जो आधार है वो है 26 जनवरी 1950। अब तो हम लगभग 75 साल आगे आ चुके हैं, तो यहाँ पर उतना इसका वर्चस्व नहीं है, ठीक है। परंतु यहाँ से एक पॉइंट हमें मिलता है कि कमेंसमेंट फॉर पर्सन विथ इंडियन डोमिसाइल हु वर बॉर्न इन इंडिया। तो बॉर्न इन इंडिया, आज आप भारत में अगर बॉर्न होते हैं तो आप कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता आपके पास, भारत की नागरिकता के लिए आप सक्षम होते हैं अगर आप भारत में पैदा होते हैं। अब आर्टिकल 6 देख लीजिए। आर्टिकल 6 में ये बताया गया है जब कोई पाकिस्तान से भारत की तरफ माइग्रेट हो रहा है। और आर्टिकल 7 में क्या बता रखा है? जब कोई इंडिया से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हो रहा है। अब देखिए, माइग्रेशन है ना पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, आर्टिकल 6। और आर्टिकल 7 में आपको दिख रहा है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। तो माइग्रेशन ये उस समय का था जिस समय ये बंटवारा हो रहा था इस तरह से। जैसे आर्टिकल 6 एक डेट को कंसिडर करता है, वो डेट है आपकी 19 जुलाई 1948। मतलब यहां पर ये बता रखा है कि 19 जुलाई से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो माइग्रेट करेगा भारत की तरफ, 19 जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले जो भारत की तरफ माइग्रेट करेगा उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और 19 जुलाई से या उसके बाद, 19 जुलाई से या उसके बाद भारत में कोई माइग्रेट करेगा पाकिस्तान से, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सिंपल। तो 19 जुलाई 1948 ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और वैसे ही इंडिया से जो पाकिस्तान माइग्रेट कर रहा है, तो उसमें क्या है, अगर ये माइग्रेशन 1 मार्च 1947 से हो रहा है, उससे पहले हो रहा है, या 1 मार्च 1947 से हो रहा है, राइट। तो ये डेट से अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि जो नागरिकता है, आप भारत की नागरिकता खो देंगे। आई रिपीट, कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां पर बताया गया है, एक सेकंड गाइस, हाँ, 1 मार्च के बाद से, ठीक है, बाद से ले लीजिएगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहां पर एक सिंपल सा है, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई
माइग्रेट करता है पाकिस्तान को, भारत से कहाँ माइग्रेट कर रहा है, पाकिस्तान को, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी अगर वो माइग्रेट करता है 1 मार्च के बाद से। 1 मार्च 1947 से कहाँ माइग्रेट कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ। पर ये भी याद रखिएगा, अगर वो 1 मार्च 1947 को माइग्रेट करता है, ठीक है, परंतु वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है, तो उसे फिर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। परंतु वो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करता है भारत में, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो 7 और 6 को आपने एक साथ पढ़ के क्या समझ में आया आपको, कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद से अगर कोई माइग्रेट करता है पाकिस्तान, तो वो भारत की नागरिकता खो देगा। परंतु वही वो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत आ जाता है, 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत आ जाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, राइट। भारत में उसकी नागरिकता वैध मानी जाएगी अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है, पर प्रूफ देना पड़ेगा कि वो आ चुका है भारत में। और 19 जुलाई 1948 से या उसके बाद से अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, भारत में आता है, तो कहीं ना कहीं उसको फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखना। तो 2 डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 और 1 मार्च 1947। आगे हमें दिखता है आर्टिकल 8 कहता है कि सिटीजनशिप फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड। देखो इसमें सिंपल सा मतलब बताया है यहां पर, पर्सन फॉर इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग अब्रॉड। अब इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो भारत से बाहर रहता है और भारत की नागरिकता चाहता है, तो इसमें क्या है कि प्रावधान यह है कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओरिजिनल वाला, बिल्कुल 1935 वाला जो एक्ट है, उसमें अगर उनका रजिस्ट्रेशन है, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है अगर उसका जन्म भी बाहर हुआ है। अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का क्या है, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हुआ है, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। तो ये है आपका आर्टिकल 8, ये बात आपने याद रखनी है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर कंट्री सिटीजन। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली लैप्स मानी जाएगी, राइट। ये है 9। तो 9 वर्तमान में भी चल रहा है, राइट। और कहीं ना कहीं 8 जो है ये भी वर्तमान में चल रहा है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, अगर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में रजिस्ट्रेशन किया होगा और आप बाहर रहते हैं, तब से बाहर से मेरा मतलब है देश से बाहर रहते हैं, तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। आर्टिकल 8 आपको ये पावर देता है। आर्टिकल 9 जो है ये भी वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है। और आर्टिकल 10 में देखिए कि कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजन्स राइट्स अनलेस पार्लियामेंट इनेक्ट अ लॉ। अब जो भी ऊपर आपको बता रखा है, जो भी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में या 9 में जो भी दे रखा है कि आपको नागरिकता ली जा रही है या छीनी जा रही है, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून चेंज कर दिए हैं, जो कि पार्लियामेंट कर सकती है, तब आपकी नागरिकता बदली जा सकती है। ये जो नियम दिए गए थे, जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 8 में, तो ये निर्भर करता है पार्लियामेंट के निर्णय पे। ठीक है, अगर पार्लियामेंट इससे संबंधित कोई कानून बना देता है, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 6, 7, 8, 9 को बाईपास कर सकता है, राइट। कौन? पार्लियामेंट। और आर्टिकल 11 इसे और ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप थ्रू लॉस, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है नागरिकता के जो भी आधार हैं, जो नियम है, उनको क्या कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। पर कैसे करेगी, उससे संबंधित अधिनियम पारित करना पड़ेगा। इसीलिए आपको दिखेगा 5 वर्ष के बाद पार्लियामेंट क्या करेगी, अधिनियम पारित करेगी, सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट। तो हमने क्या देखा, पार्लियामेंट की पावर देखी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, अर्थात जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वो नागरिकता से संबंधित कानून नहीं बना सकती। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपैरिजन कर लेंगे। देखिए भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जैसे कनाडा में भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर आप देखेंगे आपके यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर आपको ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है। जैसे अमेरिका को देखूँ तो एक तो अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप होगी, और जो आपके प्रांत होते हैं वहाँ पर कैलिफोर्निया की अलग नागरिकता होगी। कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है तो उसके पास 2 नागरिकता होंगी, एक तो अमेरिका की और एक अपने खुद की कैलिफोर्निया की, राइट। परंतु भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भारत किसके पैटर्न में है, कनाडा के। अब देखिए कुछ हमारे सिंगल सिटीजनशिप के जो है ना, जैसे एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हुआ कि आपके पास एक ही नागरिकता है, भारत में तो एक ही नागरिकता होती है, तो यानी कि सबको समान ट्रीट किया जाएगा, सबको समान दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब तो हुआ, नागरिकता एक ही है, पूरे भारत में एक ही नागरिकता है, मतलब यूनिफॉर्मिटी। पर देखिए कहीं कहीं पर नागरिकता होने के बावजूद भी आपको रोका जा सकता है। जैसे मैं आर्टिकल 16 की बात करूं, आर्टिकल 16 क्या कर सकता है, जब कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है,
तो वहाँ पर लोकल जो लोग होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, वो नौकरी उनके प्रति सुरक्षित करने के लिए डोमिसाइल का नियम दे सकता है, डोमिसाइल का नियम दे सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसीलिए देखिए आंध्र में अगर आपको जॉब करनी है तो आपका आंध्र का निवासी होना जरूरी है। तो वर्तमान में भी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसी नौकरियां होती हैं सरकारी जहाँ पर आपसे डोमिसाइल मांगा जाता है, तो बाहर के लोग उसे भर नहीं सकते। तो ये नागरिकता का कहीं ना कहीं हमें अपवाद दिखता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे पास भी तो नागरिकता है अगर आप अदर स्टेट के हैं। जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज आ रहा है, अब सिविल सर्विसेज जो हाई लेवल के होते हैं वहाँ पर तो मैं नहीं कहूँगा ये बात, फिर भी उसमें देखिए आरक्षण उसी को दिया जाता है जो लोकल होते हैं, राइट। तो आप ये नहीं कह सकते कि नागरिकता मेरे पास भी है अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं और मैं एक अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता हूं तो मैं वहां आरक्षण नहीं मांग सकता, क्योंकि इस आधार पे नहीं मांग सकता कि मेरे पास भी नागरिकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ कहा गया है कि लोकल रेजिडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होता है सिंगल सिटीजन का, यानी कि रेजिडेंस दिखाया जा सकता है, डोमिसाइल का प्रावधान दिया जा सकता है सरकारी नौकरी में, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा। आगे इसमें बता रखा है डिस्क्रिमिनेशन बेस ऑफ रेजिडेंस जो है आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह है कि आप देखेंगे कि आर्टिकल 15 में भी आपको दिखता है कि डिस्क्रिमिनेशन को तो मना किया है, पर यहाँ पर यह भी कहा है कि राज्य हस्तक्षेप करके डिस्क्रिमिनेशन करा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा लोकल रेजिडेंस जो होते हैं, जब स्कूल की बात होती है तो लोकल बच्चों के लिए एक अलग से आरक्षण दिया जाता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम भारत में एक सिंगल सिटीजनशिप है फिर भी हमें आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 जैसे प्रावधान दिखते हैं जिसके द्वारा आपके पास नागरिकता होने के बावजूद भी जो नागरिकता के लाभ होते हैं वो आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य पे हासिल नहीं कर सकते अगर बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की है, राइट, या सरकारी कोई योजनाओं की है। अब देखिएगा जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है एक्सेप्शन की पॉइंट, यहां पर आपको आर्टिकल 19(5) दे रखा है। आर्टिकल 19(5) किसका अपवाद है? आर्टिकल 19(5) अपवाद है आपके आर्टिकल 19(1)(d) और ई का। डी कहता है कि आप भारत की किसी भी टेरिटरी में जा सकते हैं और ई कहता है आप कहीं भी रिजाइड भी कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं। अर्थात आप भारत के किसी भी टेरिटरी में जा सकते हैं, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो भारत की टेरिटरी में आता है। जैसे अगर आप अंडमान एंड निकोबार जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आप जा सकते हैं। और ई मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में आप रिजाइड भी कर सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। रिजाइड मतलब आप किराए में रह रहे हैं कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, और सेटल मतलब होता है स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली आप वहाँ रहना चाहते हैं, राइट। तो ये होता है, पर इसका अपवाद है 19(5) में। ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है आउटसाइडर को जो ट्राइबल एरियाज होता है वहाँ पर जाने से, क्योंकि उनका अपना एक कल्चर होता है, यूनिक कल्चर होता है। तो आपके जाने से हो सकता है उनका जो यूनिक कल्चर है ट्राइबल कम्युनिटी का वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, राइट। तो इसीलिए ये रोकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आप ये नहीं कह सकते मेरे पास नागरिकता है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि नागरिकता होने के अपने एक अधिकार होते हैं, अपने फ़ायदे होते हैं, एक प्रिविलेजेस होते हैं, परंतु ये प्रिविलेजेस देश के कल्चर के हिसाब से, देश की आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से आपके ये अधिकार रोके जा सकते हैं, क्योंकि नागरिकता क्या देती है? आपको अधिकार देती है, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर नागरिकता होने के फायदा क्या है। यूपीएससी 2021 में देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। नागरिकता होने के अधिकार क्या हैं आपके पास, राइट। देखिए अगर मैं राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सबसे पहले जो आपकी जो एक क्वालिफिकेशन है वो है कि आपको एक भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। तो इंडिया में देखिए नागरिकता जो है आपको जन्म से भी मिल जाती है, राइट, जन्म से भी मिल जाती है, और एक नेचुरलाइज्ड यानी कि प्राकृतिक रूप से भी मिल जाती है, राइट, प्राकृतिक रूप से भी मिल जाती है। वो हम देखेंगे ऐसे कैसे मिलती है, डोंट वरी। और देखिए राष्ट्रपति के उसमें क्या होता है, ओनली सिटीजन बाई बर्थ इज एलिजिबल, यानी कि देखिए नागरिकता कैसे मिल रही, बाई बर्थ और बाई नेचुरलाइज्ड, प्राकृतिक रूप से। अब यूएसए में क्या होता है, अगर आपको यूएसए का राष्ट्रपति बनना है तो केवल बाई बर्थ के हिसाब से ही अगर आपको नागरिकता मिली है, बाई बर्थ के हिसाब से, तभी आप यूएसए में राष्ट्रपति बन सकते हैं। बाय नेचुरलाइज्ड अगर आपको यूएसए की नागरिकता मिली है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। पर भारत की खूबसूरती देखिए कि बाई बर्थ के साथ तो आप भारत के राष्ट्रपति बन ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप नेचुरलाइज्ड फॉर्म में भी भारत के क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं हमें क्या डेटा मिलता है, एक सेकेंड। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक एडिशनल प्रोविजंस हमें दिखते हैं, ये नागरिकता से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की, वो कहीं ना कहीं जो फॉरेनर्स होते हैं हमारे वहाँ, उनके लिए एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर जारी करता है 1964 में, जहाँ पर वो अलाउ करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, डीएम को ये पावर देता है कि वो कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कौन कौन भारत में फॉरेनर्स हैं। क्योंकि देखिए नागरिकता जो होती है, नागरिकता के जो फायदे होते हैं वो फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं, 15, 16,
19 हो गया आपका, 15, 16, 19 हो गया, ये आई थिंक आपका 15, 16, 19, 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल नागरिकों को दिए जाते हैं, राइट। अभी हमें और आएंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं, बाहर के लोगों को नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत से लोग नागरिकता का फ़ायदा उठाने के लिए जाली दस्तावेजों के द्वारा नागरिकता हासिल कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर द्वारा 1964 में एक ट्रिब्यूनल को गठित करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि फॉरेनर्स कौन है, राइट। अच्छा, ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए हिस्टोरिकल नोट आपको पता होना चाहिए कि जब ये ड्राफ्टिंग हो रही थी, संविधान जब बन रहा था, जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, जब भाग 2 पे चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रावधान उठा था कि प्रोविंशियल सिटीजनशिप हमें देनी चाहिए, प्रांतीय नागरिकता हमें देनी चाहिए। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने बिल्कुल इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसा दिया जाएगा तो भारत की जो एकता है, जो अखंडता है, उस पर कहीं ना कहीं उसको खंडित किया जा सकता है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं। तो ऐसे में 2 नागरिकता देना, प्रांतीय स्तर पर नागरिकता देना, वो हमारे देश को कहीं ना कहीं खंडित कर सकता है, तोड़ सकता है, राइट। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब देखिए यहाँ पर जिनके पास नागरिकता है उनके फायदे देखिए, जिनके पास नागरिकता नहीं है उनको एलियन कहा जाता है, ठीक है। अब जिनके पास नागरिकता होती है, देखिए वो क्या होते हैं, फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होते हैं, सिटीजन ऑफ अदर स्टेट होते हैं। ये बिल्कुल, ये सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करते हैं नागरिक, और ये केवल डू नॉट एंजॉय सिविल राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स। इनको जो सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट्स है, वो पूरी तरह से इनको अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब एलियन में भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 15, 16, 19, 29, 30, देखिए ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो 5 होते हैं जो केवल नागरिक को दिए जाते हैं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं, बाकी ये एलियंस को नहीं दिए जाता। अब देखिए एलियंस भी 2 तरह के होते हैं। फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं भारत के जिन देशों से संबंध अच्छे हैं, जैसे रशिया, रूस के जो नागरिक हो गए उनको हम फ्रेंडली एलियन बोलेंगे। और एनिमी एलियन में हमारा जैसे पाकिस्तान हमारा एक एनिमी एलियन होता है। तो कंपैरेटिवली फ्रेंडली एलियन से एनिमी एलियन को कोई भी अधिकार ना के बराबर होते हैं। इवन जो आपका आर्टिकल 22 है, जो अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, वो भी आपका, जैसे उसमें एक प्रावधान है कि अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। ये एक आपका मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 22। परंतु ये अधिकार एलियन जो है, फॉरेनर वाले जो एलियन हमारे, जो एनिमी में आते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तभी फ्रेंडली एलियन को दिया जाता है, 22 का प्रावधान दिया जाता है, परंतु जो एनिमी एलियन है उनको तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे क्या होता है, ठीक है। और जो सिटीजन्स होते हैं, जब उनको इतने फायदे मिल रहे हैं तो उनकी ड्यूटी भी होती है कि वो टैक्सेस देंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे नेशनल सिंबल्स की, और डिफेंड करेंगे कंट्री को। जब देश पे कोई आपदा आएगी तो इस तरह से उनको डिफेंड करना पड़ेगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने कहा था कि अभी मैंने चर्चा करी, जैसे आर्टिकल, अगर आप 10 को देखते हैं, आर्टिकल 11 को देखते हैं, तो उसको हमें देख के पता चलता है कि संविधान ने जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो एक अधिकार दिया है, वो हमारी केवल संसद को दिया है। तो संसद ने उसी उपलक्ष्य में 5 वर्षों के पश्चात एक अधिनियम पारित किया है, जिसका महत्व आज भी है। तो इस अधिनियम के तहत, जो 1955 का है, इसके तहत 5 तरीके हैं जिसके द्वारा नागरिकता हासिल की जा सकती है, और 3 तरीके हैं जिसके द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है, राइट। और इस अधिनियम ने समय समय पर अमेंडमेंट हुए, संशोधन हुआ है। देखिए 1957 में संशोधन हुआ है, 1986 में, 2003 में, और लेटेस्ट आपको 2019 दिख रहा है। 2019 वाले में तो काफी विवाद भी हुआ था, राइट, एक्सेट्रा भी दिखाया यहाँ पर। तो ये चीज है 2019। एक्विजिशन बाय सिटीजन्स देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो बाय बर्थ, वो तो हमने पहले भी देखा था सेक्शन 3 में। अब इसमें इन्होंने बाय बर्थ, जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी था, इसको इन्होंने ज़्यादा एलोबरेट किया है, ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया डेट के अनुसार। अब आप डेट देखिए, 1950 से 1987 के बीच आप ऑटोमेटिकली सिटीजन होंगे। अगर आप इस बीच पैदा हुए हैं भारत में, तो ऑटोमेटिकली आप बाय बर्थ के अकॉर्डिंग सिटीजन होंगे। अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, तो उसमें यह देखा जाएगा कि आपके जो माँ बाप हैं उनमें से एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा चाहे भारत का नागरिक है या नहीं है, अगर एक भारत का नागरिक होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसका जन्म हुआ है। अगर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, तो आपकी पहली कंडीशन है कि बोथ पेरेंट्स भारत के नागरिक होने चाहिए, या एक तो होना ही चाहिए और दूसरा इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए भारत का। तो दूसरी 2004 के बाद कंडीशन थोड़ी सी और जटिल कर दी है और कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, बाय डिसेंट मतलब वंश द्वारा, ठीक है, वंश द्वारा, जो बात सेक्शन 4 में हमें दिखाई देती है। यहां पर हमें क्या दिखता है, देखिए
26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक, इफ द फादर वॉज एन इंडियन सिटीजन, अगर आप बाहर रहते हैं पर आपके फादर इस समय क्या है, इंडियन सिटीजन रहे हैं इस बीच, और आप बाहर पैदा हुए हैं, तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि आप किस वंश के हैं, है तो आप भारत के, ठीक है। अब 10 दिसंबर 1992 के बाद से क्या कंडीशन है, इफ ईदर पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन, ईदर पेरेंट मतलब पहले तो सिर्फ फादर था, अब ईदर पेरेंट मतलब माँ भी हो सकती है या फादर भी हो सकता है, अगर वो भारत के हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आप उसमें नागरिकता ले सकते हैं अगर आपका जन्म बाहर हुआ है, क्योंकि वंशज कहाँ के हैं, भारत के। और 3 दिसंबर 2004 के बाद से क्या है, बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर, जैसी आपका जन्म मानते हैं इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है आपका जन्म, और आपका जन्म में 1 साल के भीतर, आपके जन्म के 1 साल के भीतर अगर वहाँ पर जो इंडियन काउंसलेट है वहाँ पर अगर उसको रजिस्टर्ड कर दिया है पैदाइश के बाद, तो वो भारत का नागरिकता ले सकता है बाय डिसेंट, ठीक है। तो ये क्लॉज याद रखेगा, थर्ड वाला, इसमें ध्यान देना है कि पैदा होने के बाद इंडियन काउंसलेट में उसको रजिस्टर कराना है, जो दूतावास होते हैं, राइट। अब बाय रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, ये पंजीकरण के द्वारा देखते हैं। फॉर नॉन इलीगल माइग्रेंट्स रेजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर, देखिए नॉन इलीगल है, पहले तो नॉन इलीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए माइग्रेंट, ठीक है, नॉन इलीगल है और 7 सालों से भारत में रह रहा है, 7 सालों से कंटिन्यू भारत में रह रहा है, और फिर वो अप्लाई करेगा तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और उसको फिर एक ओथ एंड एलिजेंस लेना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है। फोर्थ है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन मतलब होता है देशीकरण, मतलब देश से प्यार होता है ना, कभी किसी आप बाहर के हैं, जैसे अगर मैं आपको इतिहास में ले जाऊँ, आपने सुना होगा एनी बेसेंट का नाम, वो तो आयरलैंड की थी ना, पर भारत के लिए उन्होंने कितना किया, भारत से लगाव था उनको, तो कभी कभी नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देशभक्ति, देश से लगाव, ठीक है। तो रेजिडेंस फॉर 12 साल, आप 12 साल से भारत में रह रहे हैं और आपका बहुत अच्छा चरित्र है, ठीक है, बहुत अच्छा चरित्र है, और कहीं ना कहीं नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज इन इंग्लिश, माफ करना, नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में आपको पता है कि हमारी भाषाएं मेंशन है, 22 भाषाएं हैं वहाँ पर, तो 22 भाषाओं में किसी भी भाषा का अगर आपको ज्ञान है तो आधार आपका बन सकता है कि आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन, जिसे देशीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान ये देखना है कि आपका भारत में निवास कितने साल का होना चाहिए, कम से कम 12 सालों का होना चाहिए, और गुड कैरेक्टर होना चाहिए आपका, और जो 8वीं सूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भाषा का आपका ज्ञान होना जरूरी है, राइट। और ज्ञान होने से मतलब है कि भाषा का ऐसा नहीं कि आपको 100% व्याकरण आना चाहिए, ग्रामर ऐसा नहीं है, आपको बोलना और लिखना आना चाहिए, राइट, इतना। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें, एक दिखता है हमें बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी फ्रेंच के पास था, ठीक है, तो 1954 में पौंडीचेरी जो है वो डी फैक्टो द्वारा भारत का हिस्सा बन गया था, और 1962 में डी जियोर मतलब कानूनी रूप से, डी फैक्टो मतलब वो दे के चले तो गए थे, पर फ्रांस की संसद ने अभी तक वो भारत को ऑफिशियली नहीं दिया था। 1962 में डी जियोर मतलब कानूनी तौर पे भारत का हिस्सा बन चुका था। तो जैसे 1962 में भारत का हिस्सा ये बना, कौन सा, पौंडीचेरी वाला, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो पौंडीचेरी के नागरिक थे, जो रहते थे पौंडीचेरी में, उनको भारत की नागरिकता मिल गई। तो ये बात याद रखनी है आपने। अब हम देखेंगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, कैसे है। तो सेक्शन 8 क्या कहता है, रिनंसिएशन, परित्याग, यानी कि आप खुद क्या करते हैं कि परित्याग कर देते हैं, आप घोषणा करते हैं कि मैं ये नागरिकता छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर वॉर की बात होगी, जब वॉर छिड़ रही है, भारत की लड़ाई हो रही है, उस समय आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी नागरिकता आपके ऊपर जिम्मेदारी लाती है, और अब युद्ध के डर के कारण आप अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो वो उस समय छोड़ी नहीं जाएगी। युद्ध के दौरान आप परित्याग नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे है कि माइनर चिल्ड्रन ऑल्सो लूज सिटीजनशिप बट कैन रिक्लेम इट एट एज 18। जैसे मैं हूँ, मानते मेरा कोई बालक है 8 साल का, मैंने परित्याग किया, इसे रिनंसिएशन किया अपनी नागरिकता को, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो बीवी बच्चे हैं उनकी भी नागरिकता क्या हो जाएगी, मेरे माइनर बच्चों की क्या हो जाएगी, जो सिटीजनशिप है वो हो जाएगी। पर मेरा यही बच्चा आगे चलकर अगर 18 साल का हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि मैं जो उसका पिता हूँ उसके समय पर उसके पास एक समय, मतलब मेरे पास एक समय तो नागरिकता थी ना, पर मैंने परित्याग किया, तो एक समय तो मेरे पास नागरिकता थी, तो उस आधार में जो मेरा बेटा है वो आगे चल के जब बालिग होगा तो वो भारत की नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है। दूसरा देखते हैं बाय टर्मिनेशन, ऑटोमेटिकली लॉस अपॉन वॉलंटरली एक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं स्वेच्छा से, तो ऑटोमेटिकली आपकी भारत की जो नागरिकता है वो लैप्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमें संविधान में भी दिखता है, संविधान के ओरिजिनल जो नियम थे उसमें दिखता है। और एक है आपका डेप्रीवेशन,
ठीक है। डेप्रिवेशन का मतलब होता है इसमें कुछ गलत तरीके से आप नागरिकता हासिल कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि आपने गलत तरीके से नागरिकता हासिल करी है, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। जैसे फ्रॉड है, डिसीटफुल यानी कि धोखा देके आपने नागरिकता ली है, गलत प्रमाण पत्र दिए हैं, उसके बाद आपने नागरिकता ली है, डिसलॉयल्टी, अनलॉफुल, क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका, ठीक है, ये इम्प्रिजनमेंट है आपके 2 साल से ज़्यादा का, आपको जेल हुई है, राइट, विद इन 5 ईयर्स ऑफ गेनिंग सिटीजन, आपने सिटीजनशिप ली है, जैसे आपने नेचुरलाइजेशन से इस तरह से आपने सिटीजनशिप ली और बाद में पता चला आपने कुछ ऐसा कुछ अपराध किया, ऑफेंस किया कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा आपको हो गई है, 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, ये नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये इलीगल अनएथिकल वे में अगर आप नागरिकता हासिल कर लें तो उसको भी छीनने का अधिकार दिया गया है अधिनियम 1955 में, राइट। अब देखिए एक अमेंडमेंट किया था 2019 में। 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें काफ़ी इसका विरोध भी हुआ था, क्योंकि इसमें देखेंगे आप कि मुस्लिम्स को बाहर रखा गया है, राइट, देखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, जैसे 12 साल का भी हमने देखा था कि 12 साल के लिए आप रहने चाहिए, 12वें साल आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये यहाँ पर आप देखिएगा, राइट, ये देखिए बाय नेचुरलाइजेशन से आप 12 साल में नागरिकता हासिल कर सकते हैं। आपको कम से कम 12 साल भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि आपके माँ बाप भारतीय हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर देश भाव है, आप किसी देश में भारत में 12 साल से रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी में देखिए इसी को टारगेट किया गया 2019 में, जहां पर देखिए मुस्लिम्स को बाहर रखा गया, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन को रखा गया। जो वो 12 साल वाली कंडीशन थी उसको कम करके कितना कर दिया था, 5 वर्ष। अब यहाँ पर मैं वहाँ 12 बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर 11 आ रहा है, क्योंकि आप देखिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो भी तो एक वर्ष होगा, 11 साल जब आप पूरा करेंगे तो 12वें साल आप अप्लाई करेंगे ना, 12वें साल। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 11 है वहाँ पर 12 क्यों है। वहाँ पर 12 इसलिए कि आप 12वें साल में अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर 11 इसलिए लिखा है क्योंकि आप पूरे 11 हो गए, 12वें में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि मुस्लिम्स को छोड़कर सभी के लिए, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो हैं, इनका कितना कर दिया है, 5 साल। अब वो 11 या 12 साल वाली कंडीशन खत्म कर दी है, राइट। इसमें काफ़ी विरोध भी हुआ था, राइट, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है, तो जो इस्लामिक कंट्रीज थी उन्होंने बहुत इसमें विरोध किया कि इस्लाम मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों। अब देखिए ये भी पर याद रखेगा, ये जो आपको हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी दिखाई दे रहे हैं, क्रिश्चियन, ये केवल कहाँ से हैं, अफगानिस्तान से होने चाहिए, बांग्लादेश से होने चाहिए और पाकिस्तान से। अब देखिए यहाँ से समझिए, चाहे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यहाँ पर जो मेजोरिटी में है वो मुस्लिम्स हैं, और ज़्यादातर यहाँ हिंदू हैं या जो जैन हैं या जो सिख हैं, ये जो धर्म आप ऊपर मेंशन किए गए हैं, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनके साथ सबसे ज़्यादा शोषण होता है इसी जगह पे, क्योंकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं सेक्युलर तो नहीं है, राइट। वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में क्या चल रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस तरह की हरकतें हमें दिख रही है, राइट। हालांकि हम राजनीति में तो जाएंगे नहीं, हमको अपनी पढ़ाई करनी है, राइट। तो ये इसीलिए आपको देखिए यहाँ पर जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 का, तो ये प्रावधान इसलिए दिया गया था, राइट, कि जो मुस्लिम के अलावा हैं और जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, उनको अब वो जो 11 या 12 साल वाली कंडीशन थी, अब मैं 11 साल या 12 साल क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, उनको केवल कितना है, 5 वर्ष का, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर अपवाद है हमारा 2019 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, राइट, ये जो एक्ट है इसका अपवाद क्या है, ये अपवाद ये है कि जैसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये ट्राइबल एरियाज़ पे ये अधिनियम लागू नहीं होगा। जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इसमें ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्केड्यूल 5 और स्केड्यूल 6 है, और खासकर स्केड्यूल 6 तो आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए रिजर्व है, तो स्केड्यूल 6 के अनुसार यहाँ पर ये जो नियम बनाया गया था CAA 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था, ये नियम यहाँ लागू नहीं होगा, ठीक है, इन जगह पे ये लागू नहीं होगा। और जो इनर लाइन है आपकी, ये जो इनर लाइन जिसे हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाली कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। इनर लाइन एरियाज ये वाला है, ठीक है, ये भी यहाँ लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया NRI और PO के बीच में, PIO। अब देखिए याद रखिएगा 2015 से PIO और OCI एक ही हो गया है, तो आपके इनके बीच का अंतर तो खत्म कर दिया है, तो बीच का अंतर पढ़ के फायदा नहीं है, ठीक है। फिर भी आप याद रखिएगा कि NRI कौन होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं कल कनाडा जॉब करने चले जाता हूँ तो मैं NRI कहलाऊंगा, अभी भी मेरे पास नागरिकता है भारत की, ये याद रखिए। जब मैं भारत वापस आऊँगा तो मुझे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं भारत में क्या कहलाऊंगा, NRI, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए कहाँ चला गया हूँ, कनाडा चला गया हूँ, राइट। तो ये देखिए NRI क्या होते हैं, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप होती है भैया, ठीक है, एलिजिबिलिटी बिल्कुल है, नो वीज़ा रिक्वायर्ड, ठीक है। ये होते हैं इंडियन सिटीजन्स होते हैं रिजाइडिंग अब्रॉड, उन्हें हम NRI कहते हैं,
क्योंकि एनआरआई से ये नाम सुन के आदमी सोचता है ये भारत का रेजिडेंट नहीं है। नहीं नहीं, ये इंडियन सिटीजन होता है जो रिजाइडिंग अब्रॉड होता है। जब भारत आते हैं तो इनको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बेनिफिट अवेलेबल टू इंडियन, सारे बेनिफिट इनको मिलते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30 जो फंडामेंटल राइट है वो भी इनको मिलता है। ठीक है, ये इंडियन सिटीजन ही होता है। अब PIO को देखा जाए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या होता है, ये फॉरेन सिटीजन होते हैं विद इंडियन एंसेस्टर, यानी कि इनके जो माँ बाप होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रांड पेरेंट्स होते हैं, वो भारत के ही मूल निवासी होते हैं, पर ये किसी कारणवश ये बाहर सेटल हो जाते हैं, इनका जन्म बाहर ही होता है। ठीक है, तो जब ये भारत में आते हैं तो उनको वीज़ा की रिक्वायर होती है, एंट्री होती है, और इनको कोई ऐसा स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलते हैं ज़्यादा। और अगर ये भारत में 7 साल के लिए रेजिडेंट हैं तब जाके ये भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो वैसे ही OCI है आपका। OCI में क्या होता है कि रजिस्टर्ड अंडर, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, रजिस्टर्ड अंडर 1955 एक्ट। ठीक है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके ग्रांड पेरेंट्स का। और अगर ऐसा है तो आप उसी वंश के हैं ना, तो विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा। अगर आप 1955 वाले एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है, 1955 वाले अभी भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1955 वाला एक्ट जो है वो अभी भी तो चल रहा है, चाहे उसमें कितने संशोधन हुए हैं। तो 1955 वाले एक्ट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्या कहा मैंने, PIO को अगर OCI का फायदा लेना है तो PIO को क्या करना है, OCI में आना है तो उसको 1955 वाले जो एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना है। और रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते हैं तो आप जब इंडिया आएंगे तो आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और आपके लिए क्या है, अगर भारत की अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा और ईजी हो जाता है कि 5 साल आपने OCI ले लिया है, OCI में आप आ चुके हैं, आपने 1955 में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो 5 साल के भीतर आप क्या ले सकते हैं, 5 साल के अंदर अंदर आपका OCI में रजिस्ट्रेशन जो है, यानी कि 1955 में रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल का होना चाहिए, 1955 में रजिस्ट्रेशन का 5 साल हो जाने चाहिए, प्लस आप भारत में 1 साल रह रहे हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने से ठीक 1 साल पहले आप कंटिन्यू भारत में रहने चाहिए, तो आप भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, राइट। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, पर याद रखिएगा इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए POI और OCI एक हो गया। आप क्वेश्चन है कि सर ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, PIO को या OCI को, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा ज़्यादा OCI होता है आजकल, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है, PIO का माफ कीजिएगा, PIO कार्ड जो है वो मर्ज हो गया किसके साथ, OCI के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, तो आपने कैसे कंपैरिजन करना है, NRI और OCI, बस NRI और OCI। आगे देखते हैं, कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन देखिए, फ्रॉड से, डिसलॉयल्टी से, क्रिमिनल, नेशनल इनसिक्योरिटी, लीगल वायलेशन, इन आधारों पे आपका जो है OCI रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने OCI रजिस्ट्रेशन किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका ये रजिस्ट्रेशन एब्सोल्यूट हो गया, अब ये चेंजेबल नहीं होगा। चेंजेबल है अगर इस तरह की अनएथिकल एक्टिविटीज़ की जा रही है तो, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि अब पेपर काफ़ी हाई फाई लेवल का आपको दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन है कि सर ये हमारी कोर्स कितने का पड़ेगा, तो ये कोर्स जो प्रीलिम्स के लिए है आपको कंप्लीट कोर्स पड़ेगा, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये मात्र आपको पड़ेगा 4,999 का, मात्र 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको जल्दी अवेल करना है आपने और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, अपना सिलेक्शन लेना है। और जो बालक बालिकाओं ने तैयारी अच्छी करी हुई है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है, मात्र आपको ऑप्शन पड़ेगा 1,499 का, राइट। और देखिए आपके लिए जो है एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, ये आपको दिख रहा होगा, HSSC CET गोयला IS, तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो इसमें डाल दी जाती हैं, राइट। और ये इंस्टेंट जो आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए हमारा WhatsApp नंबर है, आप हमें पिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहीं से सेशन करते हैं। जय हिंद।